दिल्ली अब खामोश है। एक महीने लगातार चलने वाला शोर शराबा अब थम चुका है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से लेकर लुटियंस में बसने वाले रिच तबके तक ये चुनाव जहां जहां मौका मिला वहां पे शोर शराबा करता हुआ अब कल अपने आखिरी पड़ाव के करीब है। दिल्ली के 1,56,00,000 मतदाता कल दिल्ली की विधानसभा को तय करने जा रहे हैं। 699 उम्मीदवार हैं। 3 मुख्य पक्ष है। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, खासकर दिल्ली प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस। इस चुनाव में अपनी संस्कारिता से नीचे उतरकर वाणी विलास हुआ, दल बदले गए और किसी ने किसी के बाप तक बदल दिए। दिल्ली वासियों ने ये सब सुना, दिल्ली की जनता ये सब कुछ देख रही है, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में सन्नाटा है, दिल्ली की जनता उसके मन में क्या है, वो क्या करने जा रही है, इसका आकलन लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की जो लाक्षणिकताएं दिखती है, अलग अलग विभाग में अगर हम देखें तो ये चुनाव में प्रमुख लाक्षणिकताएं क्या थी, इस चुनाव की राजनीतिक और सामाजिक विविधता क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या है, और ये सारी उठापटक के बाद में कल जब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तो 8 फरवरी को संभावित परिणाम क्या आ सकता है, और वो संभावित परिणाम आने के बाद की चुनौतियां क्या होगी, इस पर आज चर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी की पिछले 10 या 12 साल से जो सरकार है, उस सरकार के कार्यों के दम पे आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार किया। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना, शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, उसी को आगे रखकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के पास अपने वोट मांग रही है, फिर से एक मौका मांग रही है। सामने राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी के शासन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी और सीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में जो तनाव पैदा होता है, जो असंतुलन पैदा होता है, उसकी वजह से दिल्ली सरकार की कई फाइलें अटकती है। ये असंतुलन को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार चाहती है। चुनाव प्रचार का ये चुनाव अभी तक जितना भी आगे गया है, उसका एक मुख्य लक्षण इसी मुद्दों को इर्द गिर्द था, लेकिन भाजपा के पास एक और हथियार था और वो था भ्रष्टाचार का। मनीष सिसोदिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या सत्येंद्र जैन के खिलाफ जितने भी मामले और जितनी भी कार्यवाही हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी भुनाने में कुछ जगहों पर कामयाब होती हुई दिखाई देती है, कुछ जगहों पर नाकाम दिख रही है। चुनाव की यह मुख्य लाक्षणिकता, दिल्ली की जनता इसे कितना महत्व देती है और किस प्रकार देती है, ये कल पता चलेगा। कल जब दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता, उनमें से अधिकांश 65 या 70% मतदाता जब बूथ में जाएंगे, तो उनके दिलो दिमाग में चुनाव की यह प्रमुख लाक्षणिकता रहेगी। दिल्ली के मतदाता का एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब 30% के करीब करीब झुग्गियों में बसता है। झुग्गी बस्ती में बसने वाले मतदाता
या निम्न वर्ग में आने वाले मतदाता आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी योजना के सबसे बड़े लाभार्थी है। इस वर्ग को केंद्र सरकार की ओर से फ्री राशन भी मिलता रहता है। पिछले 10-12 साल से जब इस वर्ग का बिजली और पानी का बिल काफी कम हो गया, तो यह वर्ग नहीं चाहेगा कि आम आदमी पार्टी की जगह पर कोई और शासन दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली सरकार में आए। तो ये दिल्ली का करीब 30% मतदाता, जिसमें से 80% मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ में और रहता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का निम्न वर्ग जो 12 लाख सालाना आय से कम है, इस निम्न वर्ग में भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए बराबर सिंपैथी है। जितने समर्थक निम्न वर्ग में आम आदमी पार्टी के, उतने ही समर्थक भारतीय जनता पार्टी के दिखेंगे। इसके ऊपर का जो वर्ग है वो है उच्च मध्यम वर्ग। अभी केंद्र सरकार के बजट में सालाना 12 लाख रुपए की आय पर जो इनकम टैक्स शून्य कर दिया गया, उसके सबसे बड़े लाभार्थी इसी वर्ग से आते हैं। यह खासकर करोल बाग, कॉनॉट प्लेस या यूं कहो कि चांदनी चौक और नई दिल्ली विधानसभा में बसने वाले उच्च मध्यम वर्ग, जिसे 1 फरवरी के बजट में बड़ी राहत दी गई। यहां पर हम ये भी बात कर सकते हैं, मान लो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, और केंद्र सरकार ने बजट में जितनी भी राहतें दी है, खासकर उच्च मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए इनकम टैक्स में जो राहत दी है, वो पूरे देश के लिए, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे, चुनाव आयोग को यह भी मालूम था कि 1 फरवरी के रोज केंद्र सरकार का बजट आ सकता है, आएगा। चुनाव आयोग को यह भी पता था कि बजट में पूरे देश के नागरिकों के लिए जो योजनाएं लाई जाएगी, उसका असर दिल्ली की विधानसभा चुनाव पर भी होगा। 16 अगस्त टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष और स्वतंत्र दिख रहा था, वो अब नहीं दिख रहा है। तो ये संयोग तो नहीं कह सकते कि सिर्फ संयोग है कि 1 फरवरी को जब केंद्रीय सरकार का बजट आता है और 5 तारीख को दिल्ली मतदान करने जा रही है, और उससे पहले उच्च मध्यम वर्ग के लिए जो राहत इनकम टैक्स में दी गई, उसका असर यहां पर नहीं होगा, यह कहना कुछ ज्यादती है। चुनाव आयोग चाहता तो दिल्ली में मतदान 1 तारीख से पहले भी करवा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने यह नहीं किया। अब काफी रसप्रद रहेगा यह देखना कि क्या दिल्ली के उच्च मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स में मिली राहत के चलते भाजपा को कितना ज्यादा समर्थन किया। झुग्गी की हमने बात की, निम्न वर्ग की बात हो गई, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग। इसके बाद में जो एक वर्ग आता है वो व्यापारी वर्ग। दिल्ली के मतदाता में व्यापारी वर्ग है, उनको आज भी जीएसटी से काफी दिक्कत है, टैक्स कलेक्शन से, टैक्स क्रेडिट से। जीएसटी की भूलभुलैया में आज भी दिल्ली का व्यापारी वर्ग उलझा हुआ है, जैसे कि पूरे देश के व्यापारी वर्ग को अभी भी दिक्कतें हो रही है, उसी प्रकार की दिक्कतें इसी व्यापारी वर्ग को हो रही है। लेकिन ज्यादातर दिल्ली का व्यापारी वर्ग
भाजपा के साथ में रहा है। इसके बाद में बात आती है युवा मतदाता की। युवा मतदाता जो भाजपा के हिंदुत्व के प्रचार से काफी प्रभावित है और जिन्हें देश के इतिहास की भली भांति समझ नहीं है, ऐसे युवा मतदाता ज्यादातर भाजपा की तरफ रुख करते हैं। खासकर पहली बार जब वोट करने वाला जो वर्ग होता है वो नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित होता है। इसका फायदा भाजपा को होता है। सामाजिक विविधता में दो वर्ग आते हैं, एक मुस्लिम मतदाता और एक हिंदू मतदाता, उसके साथ में सिख समुदाय। दिल्ली की 11 या तो 12 सीट ऐसी है कि जहां पे मुस्लिम मतदाता परिणाम को बदलने का मादा रखते हैं। ये 11 या 12 सीट पर मुसलमान जहां पर वोट करेंगे उस पक्ष के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2020 से लेकर 2025 तक में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, दिल्ली दंगे हुए, कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो बयान दिए उससे दिल्ली के मुसलमान आहत थे। लेकिन जैसे कि मुस्लिम समुदाय में हमेशा एक छोटा शैतान बड़े शैतान की जो बात होती है, उसी प्रकार दिल्ली के मुसलमान भी आज दोनों पक्षों को, एक को छोटा शैतान एक को बड़े शैतान के, बड़ा एविल छोटा एविल के हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। और जब मूल्यांकन करने के बाद में ज्यादातर मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ में जाते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई जब लड़ रही है तो कांग्रेस का पूरा दारोमदार दिल्ली में मुसलमान मतदाताओं पर है और काफी जोर शोर से मुस्लिम समुदाय में पैंठ बनाने की कोशिश कांग्रेस फिर से कर रही है। हिंदू वर्ग है, हिंदू वर्ग में आम आदमी पार्टी के भी समर्थक है और भाजपा के भी समर्थक है। और सिख समुदाय उसकी भी करीब करीब उसी प्रकार की व्यवस्था है, ज्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ भी जाता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली में मुसलमान ज्यादातर भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, कभी कांग्रेस के साथ भी रहे और अब आम आदमी पार्टी के साथ में। मुस्लिम समुदाय में भाजपा का समर्थन जुटा पाना काफी मुश्किल होता है। यहां पर दिल्ली में चुनाव अपने आखिरी चरम पर है। भाजपा अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश में है, आम आदमी पार्टी अपनी सीटें बचाने के चक्कर में है और कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस को दिल्ली के राजनीतिक दलों में, राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार उभर कर आने की कोशिश हो रही है। उभरने की जो कोशिश हो रही है उसमें कितना कामयाब होते हैं वो कल के मतदान से पता चलेगा। क्षेत्रीय राजनीति बनाम राष्ट्रीय राजनीति, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, क्राइम रेट, महिला सुरक्षा, परिवहन, लोकल ट्रांसपोर्ट, यमुना की सफाई, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, ये सारे मुद्दे इस चुनाव के इर्द गिर्द में रहे, केंद्र में रहे। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया और बताया कि उनकी पार्टी 55 सीटें जीत रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी पहले से ही 7 सीटें छोड़कर चल रही है। इस ट्वीट के क्या मायने होते हैं? क्योंकि ट्वीट के उत्तरार्ध में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर महिलाएं आम आदमी पार्टी को समर्थन करती है
और वो अपने पुरुषों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करती है तो हम 60 सीट तक पहुंच जाएंगे। ज्यादातर जनता और कार्यकर्ता, विश्लेषक, पत्रकार यही मानकर चलते हैं कि नेता हमेशा आंकड़ा बढ़ा देता है, यानी अगर 55 सीट अरविंद केजरीवाल ने बताई है तो इसका मतलब ये हुआ कोई 40, 45, 50 सीटें जीत रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं एक बहुत ही शातिर राजनीतिक मानता हूं। उन्होंने जो कहा है और मुझे जो लग रहा है उसमें काफी साम्यता है। दिल्ली की 70 सीटों का एनालिसिस करने के बाद में, जिसमें 12 सीटें मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, सिख समुदाय, व्यापारी वर्ग, निम्न वर्ग, झुग्गी के और निम्न वर्ग के लोग, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, चुनाव प्रचार की पद्धति, पत्रकारों ने जब जनता से सवाल किए तो किस सवाल को क्या क्या जवाब आया, उनसे उनकी मानसिकता पता जब चलती है, मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, सिख समुदाय में क्या चल रहा है, हिंदू मतदाता विधानसभा में जब मतदान करने के लिए जाएगा तो क्या सोचकर जाएगा, क्या करेगा, उसका आकलन लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जब 55 सीट की बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर महिलाएं समर्थन करेगी, प्रेरित करेगी पुरुषों को, तो हम 60 सीट तक जा सकते। इसमें मुझे 60 का जो आंकड़ा है वो काफी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय लग रहा है, क्योंकि जब आप कम सीटें आने की बात करते तो एक अपने मतदाताओं के बीच सहानुभूति की लहर भी पैदा करते हो। तो अब उनका जो अपना वर्ग है, आम आदमी पार्टी का समर्थक वर्ग है, वो ज्यादा वोट करने के लिए निकलेगा। दूसरी तरफ अगर 60 सीटें आती है तो जो 2 सीटें कम हो रही है आम आदमी पार्टी की, उसको तो पहले से कंपनसेट कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और 55 से 60 के बीच में कभी भी रहते, 55 से एक भी सीट ज्यादा आई, अरविंद केजरीवाल उसे महिलाओं का आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ समर्थन बता सकते हैं। मेरे विश्लेषण में पिछले चुनाव का जो परिणाम था उसमें सिर्फ 2 सीट का फर्क हो रहा है। भाजपा 2 सीट ज्यादा जीत रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीट कम जीत रही है। और कांग्रेस जो दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी औपचारिकता को कायम रखने की जो कोशिश कर रही है, उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा 1% वोट शेयर बढ़ने से ज्यादा कुछ मिले ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मुख्य कारण कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो गुजरात कांग्रेस की पैटर्न पर लड़ा है। दिल्ली कांग्रेस एक होकर ये चुनाव नहीं लड़ पाई। उम्मीदवार अपने निजी तौर पर, अपनी इमेज के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के तौर पर, अपने संसाधनों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा उम्मीद रखना बनता ही नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता दिल्ली विधानसभा में कुछ ज्यादा हासिल कर पाए ऐसा लग नहीं रहा। तो अब इसके बाद में चुनौतियां क्या आएगी? सबसे पहली चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि ये चर्चा है कि आतिशी का चुनाव कालका में फंस चुका है या मनीष सिसोदिया जंगपुरा में मुश्किल में है या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीनों सीट में कालका जी मुझे काफी सेफ लगती है, वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल नहीं है। बात रही मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया पिछले वक्त 5 साल पहले फड़फड़गंज में भी मुश्किल में थे और अभी भी है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार जाए ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे। लेकिन इस चुनाव के बाद में, इसके चुनाव के परिणाम के बाद में आगे की जो राजनीति होगी वो दिशा बदलने वाली होगी। 8 फरवरी को जो भी परिणाम हो, लेकिन उस परिणाम की देश की
राजनीति पर काफी दूरगामी असर होने की संभावनाएं है। खासकर इंडिया गठबंधन में जो दल जुड़े हुए हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफी आक्रामक प्रचार किया। उस प्रचार के चलते कांग्रेस के नेताओं ने और खुद राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा। इसका असर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं पर रहेगा जिन्होंने लोकसभा में गठबंधन के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम किया था। 5-6 महीने पहले जिन कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है, उनको आज उनके ही नेता ये कह रहे हैं कि ये तो भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत लेते और अगर 60 सीट ले लेते हैं या 55 से ऊपर की सीटें लेते हैं तो उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी राजनीतिक शक्तियां जो दिल्ली में है वो अपनी बरकरार रखने में कामयाब होंगे। और उस स्थिति में आने वाले चुनाव में, जैसे कि अगले अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है या उसके बाद में 2026 और 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में, समझौता करने में पीछे हटेगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। खासकर गुजरात में 2027 दिसंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहां पर गुजरात में आम आदमी पार्टी 12% वोट का हिस्सा रखती है और भाजपा पिछले 30 साल से गुजरात में जब सत्ता पे काबिज है, उसे अगर 2027 में सत्ता से बेदखल करना है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन काफी जरूरी है और अनिवार्य है। अगर ये नहीं हो पाया तो आज दिल्ली में कल जो मतदान होने जा रहा है और जिसका परिणाम 8 फरवरी को आएगा, उसके प्रत्याघात गुजरात तक भी आएंगे। इसी संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली विधानसभा 2025 के परिणाम आने वाले 5 साल के लिए देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।